बहू, आज मेरी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़रा स्प्रे लगा देना और एक गिलास पानी ला देना। मंजू जी अपनी बहू आरोही से बोली। मम्मी जी, कभी आपको घुटनों में दर्द होता है तो कभी कमर में, और फिर बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूँ? किसने कहा था आपसे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाने के लिए? अब हो गई ना तबीयत खराब। इस उम्र में आपसे काम नहीं होता है तो क्यों इतनी मेहमान नवाजी का शौक रखती हैं आप? अब हो गई ना दिक्कत। अब आपसे शाम का खाना भी नहीं बन पाएगा, और आप जानती हैं मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शाम को खाना ऑर्डर कर दूंगी। मंजू जी बोली, बहू तुम तो जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खाती, तो इसमें मैं क्या करूं मम्मी जी? आपके लिए मैं अलग से अब खाना बनाऊं? आज सुबह आपने इतनी मेहनत करवाई, वह काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? दरवाजे पर खड़ी मंजू जी की बेटी रचना ने अपनी भाभी की यह सारी बातें सुन ली, और जैसे ही वह घर के अंदर आई, आरोही मुंह बिचकाकर बोली, आइए दीदी, आपकी ही कमी थी। रचना बोली, भाभी क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं माँ से? आरोही बोली, दीदी आपको मम्मी जी को समझाना चाहिए। आए दिन मेहमानों को घर पर न्योता दे देती हैं। कल शाम कविता चाची का फ़ोन आया था तो उन्हें भी इन्होंने सुबह घर आकर खाना खाकर जाने को कहा। आज ही सुबह आपके चाचा और चाची आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी आवभगत की, और अब इनके घुटने साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पिसती रहूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, जैसे बस आपकी मम्मी और इनके मेहमान की सेवा करती रहूं, है ना? मंजू जी बोली, बहू सुबह खाना बनाने में मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुमने अकेले यह सब खाना बनाया हो। आरोही बोली, हाँ तो कौन सी मेहरबानी कर दी मम्मी जी? आपके मेहमान हैं तो आपको ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। मैंने थोड़े कहा है कि मेहमानों को घर आने का न्योता दो। अब पकड़ लिए ना आपके घुटने, अब आप तो आराम करेंगी, मगर मेरा क्या? मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कोल्हू के बैल जैसे। अब आप तो बैठे बैठे मुझसे खातिरदारी करवाएंगी। रचना बोली, भाभी बात को ख़त्म कर दीजिए, अब बात को बढ़ाने का क्या फ़ायदा? मम्मी कौन सा बीमार पड़ गई है? अब इस उम्र में घुटनों की तकलीफ़ होना तो लाजमी है, आप जानते ही हैं। इसलिए आपसे एक गिलास पानी ही तो लाने को कह रही थी, मगर आपने बात को लंबा कर दिया। मंजू जी बोली, बहू मेहमान तो भगवान का रूप होता है, मेहमानों की आवभगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे ज़माने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंस कर बना दिया करते थे, फिर भी चू तक नहीं करते थे, मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में थक जाती हो। रचना बोली, भाभी माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया था? सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतंगड़ बना दिया। आरोही मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ मैं ही तो बातों को बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी हैं। बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। रचना का ससुराल मायके से कुछ दूरी पर ही था। आरोही भाभी को शादी किए अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर रचना जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। रचना को यह देखकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह अपनी माँ को तो अच्छे से जानती थी। रचना की माँ कभी बिना बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। आरोही भाभी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जॉब पर जाती थी और फिर घर आकर अपने कमरे में पसर जाती थी। रचना की माँ मंजू जी सुबह का और शाम का दोनों वक्त का खाना बनाकर रखती, फिर भी आरोही मंजू जी को बात बात में अपमान कर देती थी। दरअसल आरोही अपनी सास के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वह अपने पति के साथ एकल परिवार में रहना चाहती थी। इसलिए आए दिन घर में कुछ न कुछ तमाशा करती।
ताकि उसकी सास उससे परेशान हो जाए। आरोही के मुंह पर हमेशा बस अपने मायके और अपनी माँ का नाम रहता। रचना का भाई शिवांश भी अपनी पत्नी की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन के सामने शर्मिंदा हो जाता था। आरोही के कमरे में जाते ही मंजू जी बोली, रचना, मैंने आज तेरे चाचा चाची को खाना पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वे लोग हमारे शहर आए हुए थे और उनका सामने से फ़ोन भी आया। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो आरोही से भी मिल लेंगे। वैसे तो आरोही नौकरी पर जाती है तो सोचा आज संडे है, घर आकर आरोही से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। घर आएंगे तभी तो सभी को आरोही जान पाएगी। थोड़े दिनों पहले तेरे मामा मामी आए थे रचना, बस इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी आरोही। कहने लगी मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पर उनके घर बुलाया था और वहाँ आरोही वन पीस पहनकर साथ चलने लगी। मैंने कहा बहू तुम सलवार सूट पहन लो, तुम्हारी बुआ सास के घर जिमने का कार्यक्रम है तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे वन पीस पहनकर खाने पर आओगी। मगर आरोही कहने लगी मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ, आपने मुझे क्या आउटडेटेड समझ रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से शिवांश ने उसे समझाया, तब जाकर वह सूट पहनकर साथ चलने तैयार हुई। एक दिन मैंने उससे कहा आरोही घिसने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, ज़रा आकर मेरी मदद तो कर दे। मगर वह अपना मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और जब मैंने दूसरी बार कहा तो बोली मैंने कभी अपनी मम्मी के घर बर्तन घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसे काम नहीं किए। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ जो यह सारे काम करूँ। बेटा आरोही आए दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करती है जिससे मैं और तेरा भाई दोनों परेशान हो जाते हैं। रचना माँ की बातें ध्यान से सुन ही रही थी कि शिवांश जो काम से बाहर गया हुआ था वह भी आ गया। शिवांश को रचना ने पानी लाकर दिया और चाय बनाई। शिवांश रचना से बोला, दीदी आप लोगों ने यह कैसी लड़की से शादी करवा दी मेरी। आरोही को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता है, ना मेरा और ना ही माँ का। माँ की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। आरोही और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती है। ऑफिस से आने के बाद मुझे आरोही की शक्ल देखने अपने कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि वह मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तभी ना कह दिया था जब आरोही की माँ ने शादी से पहले ही यह बात कही थी कि मेरी बेटी सास वास की झंझट में नहीं फंसना चाहती, वह एकल परिवार में शादी करना चाहती है। मगर फिर माँ और तुम्हारी जिद के कारण मैंने यह शादी की। माँ ने मुझे समझाया कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, वे अपने पति, सास, ननद सबकी इज्जत करती हैं और जब हम उसे ढेर सारा प्यार देंगे तो वह हमारे साथ घुल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रचना बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, आरोही भाभी को समझाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना आरोही भाभी ने अगर सुन लिया तो आपकी सामत आ जाएगी। शिवांश यूं हर पल आरोही के आए दिन झगड़ों से परेशान रहने लगा था। वह आरोही को बहुत बार प्यार से समझा चुका था मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। आरोही बहुत घमंडी लड़की थी, उसे अपने आप पर और अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और शिवांश और उसके परिवार को नीचा दिखाती। शिवांश जब आरोही को पहली बार देखने गया था तब आरोही की माँ ने शिवांश से अपनी माँ से अलग रहने की बात पूछी थी। इस बात पर शिवांश ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी अपनी माँ से अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। तभी आरोही की
माँ ने कहा था कि उनकी बेटी को सिर्फ अपने पति के साथ एकल परिवार चाहिए। यह बात सुनकर शिवांश ने बहुत दिनों तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, मगर खुद आरोही के घर वालों ने इस रिश्तों के लिए बात आगे बढ़ाई और यहाँ अपनी माँ और बहन के दबाव में आकर शिवांश ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब उसे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं यह शादी ना करता। जब लड़की और उसके परिवार वाले लड़के का परिवार चाहते ही नहीं थे तो बाद में वापस तैयार क्यों हो गए, और उनके तैयार होने के बाद मैं क्यों तैयार हो गया, इस बात पर शिवांश को अफसोस था। क्योंकि आरोही शादी के बाद सभी का हर पल अपमान करती। शिवांश कमरे में पहुंचा तो देखा आरोही अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शिवांश बोला, आरोही मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा था। बाहर माँ दीदी हम सभी बैठे थे, तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो। आरोही बोली, क्या करूँ तुम्हारी कंगाल माँ बहन के पास बैठकर? दोनों के पास है ही क्या बातों के अलावा? तुम तो जानते हो शिवांश, मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं यह जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं घर पर बैठकर आराम करूँ। मगर यहाँ घर में रहना मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सभी काम तो तुम्हारी माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देते हैं। शिवांश बहुत देर से सहन कर रहा था। अब शिवांश से चुप ना रहा गया और अपनी पत्नी आरोही का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ जिसे तुम अनपढ़ कह रही हो, तुम जानती हो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएट कंप्लीट किया, और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ ना होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक ना पहुँचता। और रचना दीदी ने इंजीनियरिंग की हुई है, मगर इनके जुड़वा बच्चों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने जॉब छोड़ दी और यह दोनों अपना घर परिवार बखूबी संभालती हैं। तुम आजकल की लड़कियां 2 किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न कहने लगती हो, मगर तुम यह भूल जाती हो कि जो औरतें घर रहकर पूरा दिन घर संभालती हैं उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती हैं, घर की साज सवार, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता है आरोही। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती हैं, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती हैं। तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता है, हर काम को मेड लगाना चाहती हो, मगर शायद तुम भूल रही हो अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वह ऑफिस का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूं हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमने शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की सेखी बगाड़नी है और कुछ घर का काम नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। यह दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे और खुले रहेंगे। आरोही शिवांश के यह कड़वे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, शिवांश, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? शिवांश बोला, आरोही, जो मेरा और मेरी माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूं? तुम शायद मेरा अपमान करती तो मैं सहन भी कर लेता, मगर मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। रचना आरोही के आंसू पोंछते हुए बोली, आरोही भाभी, अगर कोई आपकी माँ का अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोचकर भी जहाँ दम घुटता है वहाँ आप हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती हैं। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना। आज आरोही को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह मंजू जी से माफ़ी मांगकर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर
जॉब वाली महिला होते हुए भी घर का काम काज कर लेती हैं, और हम आजकल की लड़कियां घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़े बूढ़े लोगों की इज्जत तक नहीं कर पाती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मंजू जी बोली, बेटा मैं तुझसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। दोस्तों, माँ सबकी एक जैसी होती है, इसलिए अपने पति की माँ को भी अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान दें। आखिर उनकी वजह से ही तो आपका पति आपको मिला है। एक माँ अपनी सुंदरता त्याग कर एक बच्चे को पैदा करती है, इसलिए आपके पति की माँ को भी कभी अपनी माँ से अलग ना समझें, उनकी भी सेवा करें। यह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो आपको हर काम में तरक्की दिलाएगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।